Good morning, student. Welcome to AB Education online classes. Today we will discuss about physics of 11th class. आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे. ओके, जो कि बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि फिजिक्स क्या होती है ब्रॉडली, मतलब हम नॉर्मल तरीके से फिजिक्स को कितने पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. ओके, फिजिक्स को दो पार्ट में पढ़ सकते हैं, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे. मैक्रो लेवल में कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं, माइक्रो लेवल में कौन कौन से फील्ड आ जाते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, और जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का फिजिक्स का जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, की पॉइंट्स, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर. ओके, सुनिए सर ध्यान से. कंटेंट है सर, पहला जो आपको कंसेप्ट जो पढ़ना पड़ेगा वो है सर मैकेनिक्स. क्या है? मैकेनिक्स. जो दूसरे नंबर पे जो आपका टॉपिक होगा वो है बच्चे क्या? हीट एंड थर्मोडायनामिक. हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दूसरा कंसेप्ट. जो तीसरा आपको सर पढ़ना पड़ेगा वो है सर क्या? वेव एंड ऑक्सीलेशन. वेव एंड ऑक्सीलेशन. ओके, ये जो है आपका कंसेप्ट ये पूरा 11th क्लास का है. ठीक है, मैकेनिक्स जो आपको कंटेंट मैकेनिक्स जो आपको मिलेगा वो 11th क्लास की फर्स्ट बुक में मिलेगा. जो 11th क्लास की पहली बुक है उसमें पूरा हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स पढ़ेंगे. ओके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड ऑक्सीलेशन, ये हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे. 11th क्लास की सेकंड बुक में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर मैं 12th क्लास की बात करता हूं तो सुनना सब ध्यान से. 12th क्लास में हमारा पहला जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक. एसी एंड करंट. ये सर फर्स्ट बुक में है. ये कंसेप्ट किसका है सर? फर्स्ट बुक का है, 12th क्लास की फर्स्ट बुक. दूसरा जो कंसेप्ट है वो है सर अपना क्या? ऑप्टिक्स. क्या बच्चे? ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स को हम दो लेवल पे जाके स्टडी करते हैं. पहला होता है बच्चे क्या? रे की फॉर्म में. ठीक है, दूसरा है वेव. ओके, और जो थर्ड जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा 12th का वो है मॉडर्न फिजिक्स. क्या बच्चे? मॉडर्न फिजिक्स. ये जो दोनों लास्ट के टॉपिक है ये 12th क्लास की सेकंड बुक में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ये 12th क्लास की आपको सेकंड बुक में मिल जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड. सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि साइंस होती क्या है. ठीक है, दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम साइंटियर. इट मीन्स टू नो अबाउट एनीथिंग इन डिटेल. देखो कोई टफ लैंग्वेज है नहीं, बहुत आसान लैंग्वेज, आसान वर्ड यूज किए करे गए हैं इस स्लाइड में. ठीक है, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है. ये जो साइंस का जो टर्म है ये सर किस वर्ड से आया? साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी चीज, एनीथिंग, टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में जानना. अगर कोई भी टॉपिक आपने उठा लिया है, कोई भी कंसेप्ट आपने सर पढ़ने के लिए उठा लिया है, तो साइंस का मतलब ये होता है कि उसको डिटेल में जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में पता करना. दैट इज कॉल्ड साइंस. ओके, मेरा दूसरा टॉपिक है सर डिफाइन द टर्म ऑफ फिजिक्स. डिफाइन द टर्म ऑफ फिजिक्स. The study of nature and natural phenomena in systematic manner is said to be physics. This term is derived from physica. सुनना ध्यान से सर,
द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इन सिस्टमैटिक मैनर इज सेड टू बी फिजिक्स। नेचर के बारे में स्टडी करना और नेचर के जितने भी फिनोमेना, जितने भी प्रोसेस हैं, उनके बारे में एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करने को ही हम फिजिक्स कहते हैं। दूसरी बात सर, इंपॉर्टेंट जो बात है, ये जो फिजिक्स वर्ड है ये किस वर्ड से निकल के आया है? फिजिका वर्ड से निकल के आया है। और फिजिका क्या है? एक यूके वर्ड है। क्या है? एक यूके वर्ड है। समझ में आया दोस्त? आगे सुनिएगा ध्यान से। अगले जो मैं बात करने जा रहा हूं सर अब मुझे पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स को सर मैं कितने स्कोप, मतलब ब्रॉडली मैं कितने टाइप से मैं डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, ये बात जरा समझने की, समझ जरा। सर जो फिजिक्स है वो मैं उसको दो पार्ट में तोड़ता हूं, मैक्रोस्कोपिक, क्या दोस्त? मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या है सर मेरा? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और दूसरा क्या है? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जितनी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है सर जो ठोस पदार्थ से बनी है, जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज लेवल पे जितनी मूवमेंट होती हैं, सारी की सारी चीजों के बारे में लार्ज लेवल पे स्टडी करने को किस में आ जाता है? किस फील्ड में आ जाता है? मैक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सर ये होता है बहुत छोटा, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे एटॉम, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जितनी भी स्टडी होती है सर किस में आती है? मैक्रोस्कोपिक। ओके, तो फिजिक्स को दो पार्ट में तोड़ा, फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक। इनको डिटेल में जान लेते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। सुनना ध्यान से। एक मिनट, इसको मैं साफ कर देता हूं। सुनना सब ध्यान से। माइक्रोस्कोपिक, पहले हम किसकी बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक की बात कर लेते हैं। दिस डोमेन इंक्लूड फिनोमेना एट द इंक्लूड लैबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। सर जितनी भी सारी की सारी बातें हुई हैं वो लार्ज लेवल पे हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकल लार्ज है सर, टेरेस्ट्रियल वो सारी चीजें पदार्थ से बनी है जिन्हें हम छू सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, लैबोरेटरी, लैबोरेटरी में परफॉर्मेंस की जा सके, ठीक है, जिन्हें हम लैबोरेटरी में शो अप कर सकते हैं। ये सारी की सारी किस में आ जाती है सर? माइक्रोस्कोपिक। सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर सर मैक्रो आएगा। क्या आएगा? मैक्रो आएगा। ओके, और सुनना जरा, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ये भी इसी का पार्ट है सर। किसका? इंक्लूड मैकेनिक्स। सर 11th क्लास की फर्स्ट बुक में मैकेनिक्स ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वो भी पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में सर कौन कौन से कंसेप्ट आ जाते हैं अपने? मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जरा मैं इन वर्ड को डिफाइन कर देता हूं, सुनना सब ध्यान से, है ना, जब चीजों को पढ़ रहे डिटेल में पढ़ो थोड़ा सा। पहला क्या है सर मेरा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of object या motion of terrestrial object। जितनी भी आसपास की चीजों को हम देख सकते हैं, जितनी भी आसपास की चीजें मोशन कर रही हैं सर, वो सारी की सारी मैकेनिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, और 11th क्लास की फर्स्ट बुक में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखकर। ओके, हमने सर मैक्रोस्कोपिक की बात कर ली सर। ओके, ये सारा का सारा मैक्रोस्कोपिक में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सर माइक्रोस्कोपिक में। क्या सर? माइक्रोस्कोपिक। दिस द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। बात को समझ सर, जब मैं फिजिक्स की जितनी भी मूवमेंट पढ़ता हूं माइक्रोस्कोप, जब मैं एटॉमिक लेवल पे स्टडी करता हूं, क्या सर? क्या? एटॉमिक, सेकंड इज मॉलिक्यूलर एंड थर्ड इज न्यूक्लियर। ठीक है, इन तीन लेवल पे जाके स्टडी करता हूं फिजिक्स में। ओके, ये सब ना तो हमें पता है, हम ना तो एटॉम को देख सकते हैं और ना ही मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, और हम ना ही न्यूक्लियस, मतलब जो एटॉम के अंदर सेंटर में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ओके,
जो हम देख नहीं सकते वो सर माइक्रोस्कोपिक में आ जाती है, ठीक है। और इन तीनों के बारे में स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं सर, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? क्वांटम फिजिक्स में आ जाते हैं, समझ गए सर? ठीक है, क्या लिखोगे? दीज फिनोमेना आर गवर्न्ड बाय क्वांटम फिजिक्स। दीज फिनोमेना आर गवर्न्ड बाय क्वांटम फिजिक्स। इतना समझ आया सर? और सुन जरा ध्यान से। अगला टॉपिक ये समझ सर, सुनना, रेंज ऑफ लेंथ एंड मास एंड टाइम। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारे दुनिया है, उसमें सर हर चीज की एक रेंज होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। ओके, एक स्टूडेंट की भी एक पढ़ने की लिमिट होती है, हर चीज में सर कोई भी काम करने की लिमिट, मतलब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी लिमिट ना हो। तो सर हमने कुछ साइंटिफिक रेंज पता करी है लेंथ की, मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है। जो मिनिमम लेंथ हो सकती है वो 10 की पावर 14 मीटर, और जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, लंबाई जो हो सकती है, 10 की पावर 26 मीटर। समझ गए सर? दूसरा है रेंज ऑफ मास, ठीक है सर, द्रव्यमान कितना हो सकता है, तो 10 की पावर माइनस का 30 केजी, और मैक्सिमम हो सकता है 10 की पावर 55 केजी। ओके, रेंज ऑफ टाइम 10 टू द पावर 25 माइनस का 25 माइनस सर सबसे मिनिमम टाइम जो होता है, ठीक है, साइंटिफिकली जो मिनिमम टाइम हो सकता है वो सर कितना है, 10 की पावर माइनस का 22 सेकेंड, और जो मैक्सिमम टाइम काउंट किया जा सकता है वो कितना है सर, 10 की पावर 18 सेकेंड। ये सर रेंज है, इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सुनिएगा सर, जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस। चीजों को समझना सर, है ना। मैं फंडामेंटल फोर्सेस आपको कराने वाला था। डिफाइन फंडामेंटल फोर्सेस। देखो सर, जो फोर्सेस होती हैं फंडामेंटल, वो बेसिकली लेवल पे 4 फोर्सेस होती हैं। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम थोड़ा सा हर एक फोर्स के 4-5 पॉइंट, की पॉइंट पता करके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। होती क्या है, किस ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, वो सारी की सारी बातें हम पता करके आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 फोर्स होती है सर फंडामेंटल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगली स्लाइड को जरा ध्यान से देख सर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, देखो 4 फोर्सेस तो होती हैं, लेकिन हर एक फोर्स का एक लिमिट होती है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था, हर एक फोर्स की एक लिमिट होती है। मतलब वीक कौन सी होती है, हाई कौन सी होती है। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है सर, वो होती है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। और सेकंड नंबर पे कौन से आए थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे कौन से आए थे सर अपनी? बोल बच्चे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो सबसे हाईएस्ट फोर्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर ये अपना एक पैटर्न चल रहा है, इसको ध्यान रखना, ओके। और सुनिए सर, तो हम कुछ बातों को पता कर लेते हैं। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, ये सारी बातों को हम पता कर लेते हैं। नहीं दिखाई दे रहा सर, जूम कर देता हूं, ठीक है। सुनिएगा सर ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बातें पता कर लेते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो हमारे प्रकृति में सबसे वीकेस्ट फोर्स पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। 9th में तुम लोग पढ़ चुके हो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अब 11th में थोड़ा डीपली पढ़ोगे चीजों को। देखो 9th जो तुमने पढ़ी थी ना, वो बेसिक था, मतलब तुम्हें नाम बता दिए गए थे चीजों के। अब क्या है, उनका जो पूरा कंसेप्ट है, उनको डिटेल में तुम 11th में जानोगे, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस।
सर इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। सपोज करो ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट मेरा बी है, ठीक है। अब क्या है, ए से बी दो ऑब्जेक्ट है, इनके पास अपना एक मास है, द्रव्यमान है दोनों के पास। अगर इनके पास द्रव्यमान है तो सर इनके बीच में वर्च्यू का मतलब है ना दिखने वाली एक बल लग रहा है, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, बहुत कम लग रहा है लेकिन लग रहा है। जो अट्रैक्शन, आकर्षण जो बल लग रहा है ना दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट के पास लगती है जिनके ऊपर अपना खुद का मास होता है, ठीक है। इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? और समझ जरा ध्यान से। इट इज ए यूनिवर्स फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, ये कभी भी नहीं बदलती यार, ठीक है। ये हमारे पूरे यूनिवर्स में लगती है, ठीक है। इट प्ले a key role in the large scale phenomena of universe such as formation and evolution of stars and galaxies। सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारे स्टार बनते हैं, प्लैनेट बनते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं। ये बहुत ही एक की रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसकी वजह से हमारी सारी दुनिया बन पाई है। आप खुद जानते हो जो हमारी अर्थ है, सन के चारों तरफ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही घूमती है, ठीक है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और सुनिएगा सब ध्यान से, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। ये जो फोर्स होती है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को ये खींचती है। समझ में आया सर? और सुन जरा ध्यान से, ये फोर्स खत्म हो गई सर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरी फोर्स क्या है बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सुन जरा ध्यान से, इट इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी हाई होती है, मतलब इसकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। दे आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ये फोर्स क्या है सर? जो मैंने बताया था ग्रेविटेशन जो फोर्स थी वो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है नेचर में, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। मतलब चीजों को पास में भी खींचेगी, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास भी लेके आएगी और दोनों को दूर भी लेके जाएगी, रिपल्सिव भी होगी, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए सर। तीसरे की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है वो हमेशा जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, उन्हीं के बीच में लगती है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, दोनों के ऊपर अपना अपना चार्ज होता है, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिन वस्तुओं के ऊपर आवेश होगा उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इतना समझ आया सर? और सुन जरा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इन जनरल इनसेपरेबल, हेंस द नेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम सर ऐसे ही नहीं रख गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये है इसमें सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, ठीक है। दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और इनको हम अलग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को हम अलग नहीं कर सकते, इसी की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ आया सर? नेक्स्ट और देख, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, क्या इनके बीच में कोई माध्यम है? नहीं है। जरूरी है इनके बीच में वायर लगाऊंगा या कोई और मीडियम लगाऊंगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसफर होगी? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और सुनना ध्यान से मेरी बात, इट इज द स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने सर आपको ऑर्डर पहले ही बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन प्रोसेस बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। इस वर्ड को तुम्हें ध्यान से समझना होगा।
वीक न्यूक्लियर फोर्स तभी देखने को मिलेगी जब बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस होगा। एक प्रोसेस होता है बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें से सर रेज निकलती है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, समझ में आ गया सर। दिस द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस बीटा डिके न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है तब देखने को मिलेगी जब बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस होगा। ये सर मैं आपको जब मैं चैप्टर कराऊंगा तब इसको पूरा एक डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट्स, बीटा डिके में एक्चुअली होता क्या है सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रोनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रोनो निकलते हैं, ठीक है। एमिट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रोनो ये क्या बाहर निकल जाते हैं, मतलब एमिट्स हो जाते हैं, ओके। डिके का मतलब होता है सर खाली हो जाना, ओके, न्यूक्लियस में से। जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो सुनना मेरी बात ध्यान से, वो है सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है बच्चे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, समझना सर। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। ये सारी की सारी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। ये क्या करती है सर, मैंने तुम्हें बताया था 9th क्लास में, एक एटॉम होता है, एटॉम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एटॉम के न्यूक्लियस में होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को बाइंड करके रखती है। क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स होती है चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है चार्ज पे, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। इसी फोर्स की वजह से, ध्यान सुनना, इसी फोर्स की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है, एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है, वो पूरा स्टेबल रहता है, ठीक है, शांत रहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लगती है और ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही लगती है, ओके। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डायमेंशन। देखो मैंने तुम्हें बताया था, जरा और गौर फरमा लें थोड़ा सा। ये जो सर मेरा, अगर मैं एटॉम को दोबारा डिफाइन करूंगा, मुझे पता है जो हमारी सेल्स होती हैं, आउटरमोस्ट सेल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तो इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो न्यूक्लियस हमारा एरिया होता है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है सर। क्या होता है? स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। डायमेंशंस की कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ओके। उस स्मॉल एरिया में, जो स्मॉल एरिया होता है उसके अंदर ही हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। तो सर ये मेरा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पर। ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में, बेसिक बातें थी सारी। आई होप तुम्हें काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कहीं भी कोई डाउट है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, है ना, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चंस को। और सर और भी कोई क्वेरी करनी हो तो आप इन कांटेक्ट पे मेरे ये जो नंबर दे रखे हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ये मेरी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, इस पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए और सर सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।